हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। आपका इसकी जानकारी भी देते हैं थोड़ा डिटेल्स में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा और इसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई थी। 35 साल पहले हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी दिखाई नहीं दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी द राइट आंसर है, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ दिया था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो अपना पहला उपदेश वाराणसी यानी बनारस के निकट सारनाथ में दिए थे। अपना पहला उपदेश। छोटी छोटी डिटेल्स भी आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप छोटा छोटा डिटेल्स याद रखिए। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, यानी आपको पता है कि चाणक्य यानी कौटिल्य उसके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उसने नंद वंश को पराजित करके, यानी नंद वंश को हराकर, किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, ने उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे, उनकी सहायता से हराकर और नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लोहा। देखिए, उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा और सोना आदि से परिचित थे, यानी आदि को वह जानते थे कि ये क्या है, परंतु वे लोहे से अनजान थे। लोहे को जानते ही नहीं थे कि ये कौन धातु है, चाहे अभी उनको मिला ही नहीं था कुछ कि वह पता लगाए कौन क्या धातु है। टाइम लगेगा, लेकिन आप छोटी छोटी डिटेल्स सीखते जाइएगा, एक एक पॉइंट इससे रिलेटिव। तो थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छा से सीखिए। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है बाणभट्ट। तो आपका हो जाएगा चाणक्य, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें मौर्य की राजनीति और प्रशासन का वर्णन था। इसमें अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे, उसमें मौर्य काल के राजनीतिक और प्रशासन का वर्णन था। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में महान स्नान नगर मिला है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। महान स्नान घर एक विशाल तालाब था, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। जो मोहनजोदड़ो में स्नान घर था, वो विशाल एगो तालाब था, जिसका पूजा पाठ में उपयोग किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, यानी नंबर 7, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषिभदेव, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है कुटुम्बिनी। तो आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी महावीर स्वामी। इनके बारे में बताते हैं। सॉरी,
वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म की 24वें और अंतिम तीर्थक थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक हैं कौन? तो महावीर स्वामी। आपका अगला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चीन। को इसके बारे में बताते हैं। चीन रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। 7000 साल पहले ही हो चुका था चीन में। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? देखते हैं। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है हरिशेन, ऑप्शन डी है अमन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। आपकी इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट कवि थे और उन्होंने संस्कृत में उनका जीवन चरित्र लिखा था। उनका जीवन चरित्र संस्कृत में लिखे थे बाणभट्ट हर्षवर्धन के। आपका अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तमिल। दक्षिण भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध साहित्य कहा जाता है। तमिल को जानते हैं, दक्षिण भारत की ये भाषा है। इसको प्रसिद्ध भाषा कहा जाता है दक्षिण भारत के तमिल। ये तमिलनाडु में अधिकतर बोली जाती है। तो आपका खत्म होता है। आप कमेंट बताइए आपका कितना सही आंसर हुआ। टाइम दीजिए, एक एक पॉइंट को हम लोग आराम से देखेंगे। एक एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए।